उमर, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कन्वेंशन सेंटर का मंजरनामा था, बहुत सारे लोग ये कहते रहे, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी एक दो रिपोर्टर्स ने अपना तज्जिया शेयर किया कि पाकिस्तानी सहाफ़ी जो थे वो बैनुल अक़वामी मीडिया की खबरें दे रहे थे, पाकिस्तान के अंदर उनके पास खबरें मौजूद नहीं थीं। क्या हम इसे सिर्फ ये समझें कि जो वहाँ पे गए उनको खबरें फराहम नहीं की गईं, या फिर हम ये कहें कि खबरें अगर किसी के पास मौजूद थीं तो हिफ्ज़ मातकद्दुम सालिस का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा था, तो यूं पाकिस्तान ने वो खबरें शेयर नहीं की? क्योंकि हामिद मीर साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा बहुत सारी खबरें हमारे पास मौजूद हैं, हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ब्रेक करेंगे तो मशरक़ वस्ता के ममालिक उसे ये कह के चला देंगे कि जियो ने ये खबर दी है, तो इसलिए बहुत सारी बातें जो हैं वो अभी सीने के अंदर दफन है। तो क्या ये हिफ्ज़ मातकद्दुम इक़दाम था, या फिर इसके ऊपर जो तनकीद हो रही है उसे ही हम जायज़ समझें? अच्छा यासिर साहब, एक तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं इसमें कहना ये चाहता हूँ कि एक में सबसे पहले ये रोल देखना है कि पाकिस्तान जो है वो मेजबान था। अगर पाकिस्तान से खबरें आती या पाकिस्तान की हुकूमत के जराये से भी खबर चलती तो शायद ये तासुर आता कि पाकिस्तान खुद लीक्स कर रहा है। ये वैसे ही है जैसे आपकी मेरी कोई खुदा न खास्ता लड़ाई हो जाए तो हम किसी तीसरे फर्द के पास जाएं और मैं अपनी बात सुनाऊं और आप अपनी बात सुनाएं और तीसरा फर्द जाके सारी बातें बाहर सुनाए। मेरे ख्याल से मैंने इसको सिक्रेसी से ज्यादा एहतियात का लफ्ज इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बहुत मोहतात रह के ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये जहां तक ये बात है कि पाकिस्तान के अंदर खबरें क्यों नहीं आ रही थी या पाकिस्तान के सहाफी उस खबरों को ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहे, उसमें बहुत सारी वजूहात है। अगर उसको मेजबानी वाले फैक्टर को एक साइड पे भी कर दिया जाए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान के पास कौन से ऐसे सहाफी हैं जिसको आप ये कहिए कि जो एक्सपर्ट हैं इन चीजों के, जो सिफारतकारी के उमूर को समझते हूँ या कम से कम इंटरनेशनल उमूर को कवर करने का तजर्बा रखते हूँ या उनकी ट्रेनिंग करवाई गई हो। आप अगर देखेंगे तो कन्वेंशन सेंटर के अंदर जो लोग ज्यादातर थे ये वही लोग थे मेरे समय जो हर मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, जो सियासत के ऊपर बात करते हैं, मैशत के ऊपर बात करते हैं, वो हर चीज के एक्सपर्ट है। पाकिस्तान के अंदर फॉरेन ऑफिस की बीट उस तरह से एस्टैब्लिश बीट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीट नहीं है या लोग वहां पे उसको कवर नहीं करते, बड़े अच्छे सहाफी हैं, बड़े अच्छे नाम हैं जिसको कवर करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान अगर कोई इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस मौजूद थी या पाकिस्तान के मीडिया को बात की गई थी तो वो शायद इसीलिए थी, पाकिस्तान कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे कोई बैड इंप्रेशन क्रिएट हो या कम से कम ये तासुर जाए कि पाकिस्तान की जानिब से लीक्स हो रही हैं। सो जो भी हो रहा था वो अगर अमेरिकन अपने जर्नलिस्ट को साथ लेकर आए थे तो अगर आपने देखा हो कि अमेरिका के सदर ने भी तो आखिर ऐसा नहीं किया ना कि उन्होंने तमाम ही सहाफियों को बुलाया हो, जिसमें ईरान के सहाफी भी हूँ, पाकिस्तान के सहाफी भी हूँ। उनका जो व्हाइट हाउस का पूल है वही वहां पे सरीना के अंदर कवर कर रहा था। इसी तरह से जो ईरान के जर्नलिस्ट थे वो भी अपने डेलीगेशन के साथ आए हुए थे और अगर आप देखेंगे तो ईरान का जो नैरेटिव था वो ईरान के सहाफियों के जरिए आ रहा था। सो इसको थोड़ा सा उस लिहाज से कई इसकी डायमेंशंस है, उस नजर से देखना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है जो हमारे बहुत सारे जो मकामी सहाफी या हमारे कुलीग्स थे उन्होंने बहुत मीठा डाल दिया। मीठा डालने से मुराद ये है कि अगर ये मुज़ाकरात किसी भी जगह पे ऊपर हो रहे होते तो क्या उस मुल्क की हुकूमत जो है वहां पर इस किस्म के इंतजामात ना करते, क्या वो फैसिलिटेशन सेंटर ना बनाती, क्या वो इंफॉर्मेशन के डेस्क ना लगाती? ये मामूल की कार्रवाई है। ये वैसे ही है जैसे अमेरिका के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होता है और अमेरिकी हुकूमत इस बात पे ढिंढोरा पीटना शुरू कर दे कि देखो भाई यहाँ पे यूएन का इजलास हो रहा है और हमने देखे उनके लिए कितने जबरदस्त इंतजाम किए। ये हुकूमत की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपने खबर नहीं आ रही थी, चीजें नहीं आ रही थी और जब इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस हुआ तो फिर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ जो मेरे ख्याल से नेचुरल है। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या वो जो तासुर एक बिल्ड करने की कोशिश की गई कि इन मुज़ाकरात का नतीजा कुछ नहीं निकला, यहाँ पे दोनों अतराफ में जो ड्राफ्ट रखा गया था या जो निकात रखे गए थे उस पर डेड लॉक है, क्या ये तासुर ठीक है? या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो थर्ड टियर मैनेजमेंट थी उन दोनों ने बैठ के जो ड्राफ्ट तैयार किए एक दूसरों के साथ शेयर किए, फिर 21 घंटे की तवील नशिस्त जो हुई उसके अंदर जो बातचीत हुई कहीं ना कहीं पे वे आउट निकला है, लेकिन उसे दुनिया को नहीं बताया जा रहा और हो सकता है कि उसे दूसरे मुज़ाकराती दौर के बाद या फिर दूसरे मुज़ाकराती दौर की जरूरत ना पड़े और उसे कुछ दिनों तक दुनिया को बता दिया जाए। अच्छा यासिर, मैं इस इंप्रेशन के साथ नहीं था कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अगर आप ये देखें अमेरिका के सदर ने जो गुफ्तगू की, नायब सदर ने, उन्होंने ये कहा कि हमने एक बेस्ट ऑफर ईरान को दी है, सो अब फैसला ईरान को करना है। उसके बाद अगर ईरान का जो डेलीगेशन के सरबराह गालिबाफ साहब, अगर आप उनके उस ट्वीट को देखें या उनकी उनकी जो हुकूमत की तरफ से आया कि देखिए हमने बहुत लचक का मुजाहरा किया, हमने ये भी किया, लेकिन अमेरिका भागना चाहता था। तो तासुर मेरा तासुर ये था कि दोनों फ्रीकैन ये कह रहे हैं
कि हम कुछ करना जरूर चाहते हैं, डील करना चाहते हैं या आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, सो वो नहीं करना चाह रहा। और आप जरा देखिए ना कि जब आप एक 40 दिन की जंग लड़कर आ रहे हो और आप एक साल के अंदर दूसरी बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट से निकल कर आ रहे हो, फिर दिहाइयों का एक अदम एतमाद हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप इस्लामाबाद के अंदर बैठे और आप शीरो शकर हो जाएंगे और आप जफियां डालेंगे, बाहर स्माइल्स वाली तस्वीरें आएंगी। ऐसा हो नहीं पाएगा ना। उसकी हम्म। वजूहत ये है कि आपका बहुत ज्यादा बदएतमादी है और उस बदएतमादी की वजह से सिर्फ आपका उस मुज़ाकरात की मेज के ऊपर बैठना ही बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये सबसे बड़ी कामयाबी थी। मैं उसको इस नजर से देखता हूं, जो अल जजीरा ने तबसरा किया वो मुझे सबसे माकूल तबसरा लगा। उनका कि देखिए, अगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ। अब हम्म। उसकी वजह यह है कि ऐसा तो नहीं है कि कहा गया हो कि अमेरिका और ईरान आपस में कम्युनिकेट इसके बाद नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन के तमाम चैनल्स बंद हो गए, ये नहीं कहा गया। हाँ, ये कहा गया कि आपने सही फेयरनेस का मुजाहरा नहीं किया, आपने लचक का मुजाहरा नहीं किया, और फिर जिस तरह से वो यहां से रवाना हुए, पाकिस्तान ने उनको रवाना किया, तो तासुर यही था कि शायद एक और राउंड होगा। और मैं इसको इस पैमाने पर परख रहा था कि अगर 21 तारीख को जो सीज फायर खत्म हो रही है, हम्म। अगर उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कहीं ना कहीं सिफारतकारी का रूम मौजूद है, दोनों तरफ इस बात की वो एक उम्मीद मौजूद है कि कहीं ना कहीं निगोशिएशन बर्बाद हो सकते हैं। देखिए, एक एलिमेंट है सिर्फ, वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये हम्म। स्टेट ऑफ हॉर्मज़, ये सारी बातें, ये सारी कॉम्पनसेशन इररेलेवेंट है। अगर आपको कोई याद हो कि किसी मुल्क ने जंग लड़ी और बाद में वो कह दिया आप मुझे कॉम्पनसेशन दे, तो उनका जी हाँ ये ले, आप जो है $5 अरब ले लें, ऐसा होता नहीं है। ये हम्म। सारे के सारी बहुत सारी डिमांड्स है। जैसे अमेरिका का अगर कोई वहां पे अफराद पकड़े हुए, तो उनका इन जंग से तो कोई लेना देना नहीं है। ये बुनियादी तौर पर गिव एंड टेक होता है कि देखिए हमने आपके लिए छोड़ दिया, हमने आपके लिए छोड़ दिया। इसमें अल्टीमेटली जो चीज आनी है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और जो जिनेवा के अंदर टॉक्स हुई थी वो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम से रेलिवेंट थी। उसके अलावा सारी गैर जरूरी बातें हैं। उसके ऊपर कितना तैयार होता है, उसमें जो हमारे सामने चीजें आई हैं कि आज भी न्यूयॉर्क टाइम्स उसके ऊपर लेके आया है या दीगर इंटरनेशनल मीडिया लेकर आया है कि जनाब वो देखें ईरान 5 साल के लिए तैयार है, वो खत्म नहीं करेगा। हम वो ये हम्म। कहता है कि हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं, डिले में ले जाते हैं। हम्म। अमेरिका कहता है नहीं 20 साल के लिए, और हम्म। साथ ही फिर रशिया कहता है कि आप वो एनरिच्ड यूरेनियम जो आपके पास है वो हमारे पास एक बात है। हम्म। असल बात यह है कि अमेरिकन का प्रॉब्लम क्या है इस वक्त। अमेरिकन ये चाहते हैं कि हमारा एक मैकेनिज्म हो जो हम ईरान के अंदर डिप्लॉय करें, और उसकी बुनियाद के ऊपर हम मेक श्योर करें कि क्या ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ईरान क्या कह रहा है? ईरान कहता है कि आप हमारी जबान पर एतबार करें, आप जो है वो कहते हैं मैं लिख कर दे, मैकेनिज्म दे, शायद उस पर भी डेड लॉ। अच्छा, अब क्या ये मुमकिनात में से है कि रशिया की जो ऑफर है वो अमेरिका कबूल कर ले? ईरान के बारे में तो तासुर ये है कि शायद ईरान कबूल कर ले, लेकिन अमेरिका कबूल कर सकता है, और वो भी ऐसे वक्त में कि जब न्यू स्टार्ट मुआहिदा जो है वो खत्म होने का आखिरी साल है, जब अमेरिका को ये खदशा है कि एक न्यूक्लियर दौड़ जो है वो फिर से दुनिया में शुरू होने जा रही है, जब खुद डोनाल्ड ट्रंप कुछ अर्सा पहले ये कह चुके हैं कि हम फिर से न्यूक्लियर धमाके करेंगे और न्यूक्लियर कैपेसिटी को मजीद बढ़ाएंगे। तो क्या ऐसे वक्त में ये मुमकिनात में से है कि 20 और 5 की बजाय बीच का रास्ता निकाल के रशिया के ऊपर एतमाद अमेरिका कर ले? देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर इस पूरी वॉर के दौरान सिर्फ आप अब्बास अराक्ची साहब के इंटरव्यूज निकाल कर देख लें, जो इंटरनेशनल मीडिया से, खासकर जो अमेरिकन मीडिया से बात की, उनसे बार बार पूछा जाता रहा, और उनसे हटकर भी अमेरिकन मीडिया जो है वो मुख्तलिफ दावे करता रहा। फिर खासकर यूक्रेन में दावा किया कि जो रशिया है वो उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है, उनको सैटेलाइट के हवाले से उनको असिस्ट कर रहा है। फिर इसी तरह से चीन के हवाले से खबरें आई। इवन ट्रंप साहब को कल परसों कहना पड़ा कि अगर चीन ने उनको वेपन्स दिए तो बहुत बुरा होगा, जिसके ऊपर चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, हमने ये देखा कि कल इस चीज को डिनाई किया और उन्होंने कहा कि अब हम इस किस्म का कुछ कर नहीं रहे। और ईरान बार बार कहता था कि देखो रशिया और चाइना हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। उनसे पूछा जाता था कि आप ये बताओ कि क्या इस जंग के दौरान उन्होंने आपको फैसिलिटेट किया है? वो कहता नहीं नहीं नहीं, वो जंग के बाद, तो अभी तो जंग शुरू है, जंग के बाद बात करेंगे, लेकिन हमारे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। देखिए, ये इक्वेशन इतनी आसान नहीं है। जो यूक्रेन की वॉर है उसके अंदर ईरान का बड़ा एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन है ईरान के साथ, जहां पे उन्होंने उनको शायद ड्रोन्स दिए और बहुत सारी चीजें दी, और वो उस मुश्किल घड़ी में उनके साथ रहे। नंबर 1। नंबर 2, चीन उसमें दूसरा पार्टनर है, जहां पे बहुत सारी सैंक्शन से बहुत सारे मुल्क पीछे हट गए। तो उसमें क्या हुआ कि चीन उनसे तेल खरीदता रहा। अगर आज भी आप देखें, आज भी जो इंटरनेशनल मीडिया की खबर है कि करोड़ों बैरल का जो ऑयल है वो इस मार्च के महीने में गया, जो रिकॉर्ड है, जो आम मामूल हालात में नहीं जाता था, वो जंग के दौरान खरीदा। वो किसने खरीदा है? वो 80 to 90% तो चाइना खरीदता है। वो कि चाइना की जरूरत के सिर्फ 13% ऑयल है। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं क्या चाहते हैं, वो उनके साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आपने अगर देखा हो, जब ये सीज फायर, ये जंग खत्म करने की बातें हो रही थी, तो ईरान से ये बातें होती रही
कि हमें कुछ परमानेंट गारंटर चाहिए, और वो चीन और ईरान है, और चीन और रूस है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान जो है वो चीन को ऑन बोर्ड दिए हुए था, हमारी जो उनसे यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही थी, या फिर पाकिस्तान के सफारतकार साहब वहां पर गए। तो ये जो ऑफर है कि वहां पर आप अपनी इनरिच्ड यूरेनियम दे दें, देखिए ये तो तयशुदा बात है कि वो अमेरिका को, यूरोप को, किसी और बॉडी को ईरान नहीं देगा, नंबर वन। जहां तक बात रशिया की है, हाँ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, लेकिन मेरा एक सवाल और है जो मेरे जहन में आता है कि अगर उनकी पहले शायद उस तरह से वो परसू ना करना चाहते हो न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जब आपने इस किस्म की जारहियत उनके ऊपर की और इस किस्म के आपने हमले किए, आपने इतना ज्यादा डैमेज किया, जो कि आप कहा जा रहा है कि 200 अरब डॉलर से ज्यादा का उनका नुकसान आपने कर दिया है, तो ईरान क्या अब नहीं परसू करेगा? क्या ईरान को इस बात का अंदाजा नहीं है कि भाई ये तो हमारे सर्वाइवल का इशू है, हम तो कन्वेंशनली शायद इनका उस तरह से ना कर पाए जिस तरह से पाकिस्तान जो है हमेशा इंडिया को लेकर सोचता है। मेरे ख्याल से इस जंग ने बहुत सारे इबहाम दूर कर दिए हैं और उनको क्लैरिटी को लेके आ गए।